राज एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी बैचलर पार्टी मनाने अपने एक फार्म हाउस पर जाना चाहता था। पापा, मुझे हमारे फार्म हाउस पर जाना है। क्यों? बैचलर पार्टी करने। पर तुझे पता है ना कि तेरे दादा हमेशा वहां जाने से मना करते थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर फिर भी बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हो सके तो मत जाना वहां। ओके पापा। इंसान वही करता है जिस काम से उसे रोका जाता है, और ठीक इसीलिए राज भी फार्म हाउस पर जाने के लिए उतावला था। वो अपने 3 दोस्तों अनुपम, गगन और करण के साथ फार्म हाउस में बैचलर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं? हाँ यार, इसके पहले तो इसके बारे में तेरे मुंह से कभी नहीं सुना। अरे है एक, क्या बताऊं बस। दादाजी ने सबको मना कर रखा था वहां जाने से। पर क्यों? पता नहीं। क्योंकि वहां भूत है। अरे पागल है क्या? अरे तुम लोग आराम से बैठो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के बाहर उनका नौकर पप्पू बैठा था, जो उनको देखकर ऐसे हैरान हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे लगा था कि आपके घर से यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, पर आप तो बड़े निडर निकले। इसमें निडर होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने। इस फार्म हाउस के पीछे क्या है? एक पुराना कब्रिस्तान, जहां अब किसी को नहीं दफनाया जाता। कब्रिस्तान? अरे यार राज, तू कैसी जगह लेकर आया है? अरे बकवास मत कर डरपोक, चल अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं। फार्म हाउस अंदर से बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि कई दशकों से वहां कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे थे और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राज पप्पू से साफ सफाई करने को कहता है और साथ ही वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तुम लोग काम करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। राज वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी औरत के पायल की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो आवाज उसे अपने साथ बाहर ले जा रही थी, पर तभी पप्पू उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। अरे साहब, वॉशरूम उधर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत चल रही हो। एक पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप कर जा यार, फालतू में हमें डरा मत। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सच बोल रहा है। अब जा वॉशरूम जा। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी रक्षा करना। राज वॉशरूम जाता है तो वहां भी उसे आईने में एक साया नजर आता है, पर इस बार वो बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था वो लोग इसे भी मजाक समझेंगे। साफ सफाई हो चुकी थी और अब वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। पप्पू खाना बनाने लगता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर बहुत तेजी से हिलने लगता है। पहले तो उन लोगों को कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो लोग नाचने में मस्त होते हैं, पर अचानक अनुपम की नजर उस झूमर पर पड़ती है। अरे ये झूमर इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? हवा से हिल रहा होगा यार। अबे करण, तू पागल है क्या? कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुला है, तो हवा कहाँ से आएगी? इसके नीचे से हटो, कहीं ये गिर ना जाए। वो चारों जैसे ही उसके नीचे से हटते हैं, तभी वो झूमर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वो सब सहम जाते हैं। पप्पू भी किचन से बाहर भागता हुआ आता है और ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है।
आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ छोटे मालिक, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, पर यहाँ एक कलहरी डायन रहती है। वो आप लोगों को मार डालेगी। क्या? डायन? अच्छा, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? अरे झूमर के स्क्रूज ढीले हो गए होंगे, इसीलिए गिर गया। इसमें डायन कहाँ से आ गई? पर छोटे मालिक। पर छोड़, जा और जाकर खाना बना। राज भी थोड़ा डरा हुआ था, पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर पर उन सबको एक साया नजर आता है। वो सभी घबरा जाते हैं। तो तू आखिर आ ही गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह शिट, ये क्या है? क्या ये उसी डायन का साया है जिसकी बात तुम्हारा नौकर कर रहा था राज? पप्पू, पप्पू, अरे ये पप्पू कहाँ मर गया? वो लोग भागते हुए किचन में पहुंचते हैं तो किचन में कोई नहीं था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग समझ गए कि पप्पू भाग गया है। ये साला पप्पू तो बड़ा नमक हराम निकला, भाग गया। वो लोग उस खिड़की की तरफ जाते हैं तो वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो सभी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते बाहर आते हैं। बाहर वो कलहरी डायन उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप ऐसा खतरनाक था कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। काले लंबे खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत और नाखून और आंखों से बहता हुआ खून। हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। कलहरी डायन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो बहुत जोर से चीखती है, जिससे चारों लोग सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर फार्म हाउस का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कलहरी डायन राज के पास आती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके गले में काटने ही वाली थी कि तभी अचानक फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और पप्पू एक तांत्रिक के साथ वहां खड़ा होता है। तांत्रिक बिना देर किए मंत्र पढ़कर गंगा जल उस डायन के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो एकदम नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ राज भी गिरता है। तांत्रिक आगे बढ़ता हुआ आता है और कलहरी डायन को अपने वश में कर लेता है। मुझे तो लगा था तू भाग गया पप्पू। नहीं छोटे मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं तो बाबा जी को बुलाने गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। बता, तू इन लोगों को क्यों मारना चाहती है? इन सबको नहीं, सिर्फ इसको। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जवाब दे डायन। आज से बहुत साल पहले इस पीछे वाले कब्रिस्तान में इसके दादा ने मुझे जिंदा दफना दिया था, और जिस औरत को यातना देकर जिंदा दफना दिया जाता है वो कलहरी डायन बनकर वापस आती है और दफनाने वाले के परिवार के हर एक सदस्य को मार डालती है। मैंने इसकी दादी को तो मार दिया था, पर फिर उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले गए। मैं इंतजार करती रही कि कब कोई वापस आएगा, और आज ये आ गया। मेरे दादा की गलती की सजा तुम मुझे दोगी? डायन में भावनाएं नहीं होती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और इसकी कब्र को ढूंढकर इसके कंकाल को जला दो। ये सुनकर कलहरी डायन बहुत तेज चीखती है। अचानक मौसम बदल जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। वो लोग कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है
और कलहरी डायन तांत्रिक के वश से निकल जाती है। वो सीधे कब्रिस्तान में पहुंचती है और राज को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी राज के दोस्तों को उसका कंकाल मिल जाता है और वो उसे जला देते हैं। कंकाल के जलते ही कलहरी डायन बहुत बुरी तरह चीखती है और गायब हो जाती है। मुझे माफ कर देना। मेरे दादा ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वहां से वापस ले जाते हैं। उनमें से कोई भी उस रात को ताउम्र नहीं भूल पाएगा। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्के दोस्त थे। मनीष की शादी होने वाली थी। यार मनीष, हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करवाना। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रहेगा। तुम लोग चलो तो सही, फिर देखना। चल अच्छा है, मैं और कपिल दोनों साथ में ही आ जाएंगे। कपिल अपने घर आकर माँ को ये बात बताता है। वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने सुना है बहुत खतरनाक रास्ता है वो। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ महेश भी जाएगा और हम कार से जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने शहर से दूर दूसरे शहर शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। महेश, यार आज तो मनीष की शादी में जमकर नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस है, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इसकी शादी में सब हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। सही कहते हो भाई। वैसे पता है, मेरी माँ कह रही थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या सच में? अरे नहीं, हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, शांति से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, अब कार को क्या हो गया? पता नहीं, चल उतर कर देखते हैं। दोनों कार से उतरकर कार को देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ, तू धक्का मार। दोनों कार चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं चलती है। लगता नहीं कि अब ये कार चलने वाली है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? वैसे भी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तू कार के पास रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए। ठीक है, मगर जल्दी आना। थोड़ी देर बाद कपिल कार के पास आता है। अरे कपिल, क्या हुआ? मैकेनिक मिला क्या? मैकेनिक? नहीं, कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और शादी में चलते हैं, फिर बाद में कार बनवा लेंगे। चल, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट मांगने लगते हैं, मगर कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी महेश को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। यार कपिल, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और तू भी बिल्कुल शांत रहे, डर क्यों रहा है? तभी महेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो काफी चमक रहा था। कपिल, वो देख। क्या? सामने देखो, बोर्ड पर कब्रिस्तान लिखा है। इसका मतलब हम कब्रिस्तान के पास है। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तू यही चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ,
ठीक है, चल। दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चल चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं, जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे, फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। भूत उस बूढ़े बाबा को पकड़ता है और एक झटके में गला दबाकर खत्म कर देता है। कब्रिस्तान के भूत की बात सुन महेश हैरान रह जाता है। तो क्या अब तक मैं भूत के साथ घूम रहा था? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई और कपिल थोड़ी देर के लिए मैकेनिक को ढूंढने गया, उसी वक्त मैंने उसे खत्म कर दिया और तब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। वो बूढ़ा भी मेरा ही टट्टू था। मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। कब्रिस्तान का भूत आगे बढ़ता है और महेश के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है।
और सभी को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त की शादी अटेंड करने आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत का शिकार बनकर रह जाते हैं। इसके पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्चना उसी फार्म हाउस के सामने थी जहां कुछ वक्त पहले ही उसके सारे दोस्त मारे गए, और अर्चना इसी का सच जानने के लिए वापस से फार्म हाउस के अंदर जाती है। और इस बार वहां घोर शांति थी। जो फार्म हाउस कुछ वक्त पहले रोशनी से चमक रहा था, अब वो एकदम वीरान पड़ा था, जैसे हजारों सालों से यहां कोई ना आया हो। तभी अचानक अर्चना को सामने की सीढ़ी से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आती है। अर्चना बिना कुछ सोचे ऊपर जाने लगती है और सामने बने एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा भी वीरान था, उसकी खिड़कियां टूटी और कमजोर सी थी। तभी अचानक ही अर्चना की नजर जाती है उस खिड़की के बाहर, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त जिंदा है और इसी घर के बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अर्चना भागते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अर्चना उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही अभिषेक कहता है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब तो कब से यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तुम ही पता नहीं कब से कहाँ गायब थी। कहाँ गई थी तुम? अरे वो सब छोड़ो, आओ बैठकर बातें करते हैं। क्या सच है वो जो मैंने पहले देखा, या फिर ये? इतने में ही नेहा अर्चना का हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा देती है और सभी दोस्त बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजती है। तब अर्चना एकदम से डर जाती है और कहती है, डोर ओपन मत करो, इतनी रात में कौन ही आएगा? अरे अर्चना डरो मत, कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर नितिन गेट खोलता है। सामने एक कपल होते हैं, रवि और प्रिया। रवि कहता है, देखिए हमारी कार अचानक ही खराब हो गई एंड यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? इतने में अमन एक डरावनी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, हम सब भी यहाँ रुक गए हैं। क्या मतलब? इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम दोस्त यहाँ पार्टी करने आए हैं, आओ सब एंजॉय करो। अब सभी लोग बैठकर खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इन सब में प्रिया देखती है कि अर्चना बहुत डरी हुई है। तो वो अर्चना से कहती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? यहाँ छलावा। इतने में ही नेहा कहती है, अरे कुछ नहीं है, इसने बुरा सपना देख लिया है तब से परेशान है। आप लोग बैठो, मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन की तरफ जाने लगती है, और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो सामने रखे हुए एक शीशे में उसको सोफा साफ दिख रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अर्चना के माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। वह वापस शीशे के पास आकर अपने दोस्तों को देखती है। सामने से देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शीशे में देखने पर उसके दोस्त नहीं, वहां उनकी लाश बैठी हुई दिख रही थी। सभी के सर से खून बह रहा था। किसी की आंख नहीं थी तो किसी का सर नहीं था। ये हाल देख अर्चना जोरों से चीखती है और भागते हुए रवि और प्रिया के पास आकर उनको भागने को कहती है। उठो उठो जल्दी और भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना मारे जाओगे सब। अब ये सुन रवि और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्चना के दोस्त के चेहरे अभी जो हंसते हुए थे अब अचानक ही गुस्से से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। ये देख प्रिया वहां से भागने लगती है और रवि भी गेट की तरफ भागने लगता है। प्रिया और अर्चना तो गेट से बाहर निकल आती हैं, लेकिन रवि के बाहर आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है और उसके बाद रवि के चीखने की आवाज आती है और गेट के बाहर खून ही खून हो जाता है। ये देख प्रिया रोने लगती है, लेकिन अर्चना उसको भागने को कहती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तो प्रिया रोते हुए अर्चना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पति को क्यों मारा? बोलो। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो छलावा है जो मेरे दोस्तों का रूप लेकर अभी तक मुझे भी अपने जाल में फंसा कर रखे हुए थे। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो किसी पर भी यकीन मत करना, समझ गई? और तभी एक आवाज आती है, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ,
वो छलावा मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से, वो छलावा हमारे ही पीछे है। नहीं, वो मेरे पति रवि हैं। ये उनकी ही आवाज है। उनको बचाने चलो मेरे साथ। ये सब झूठ है। ये सब तुम्हें फंसाने के लिए छलावा कर रहा है। मत सुनो उसकी बात, भागो यहाँ से। इसके बाद प्रिया अर्चना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, ये सच में मेरे पति हैं, बचा लो उनको प्लीज। अर्चना प्रिया की बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे रवि की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं। और थोड़ी देर में ही उन्हें रवि खून से लथपथ दिख जाता है, जो प्रिया के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूं। वो छलावा मुझे मार देता। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। प्रिया और अर्चना दोनों उसके साथ आगे जाने लगती हैं। तभी अर्चना देखती है कि वो वापस से उसी फार्म हाउस के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग है। अर्चना समझ जाती है कि ये रवि नहीं, छलावा है। तभी अर्चना पास में पड़ा एक डंडा लेती है और पूरी ताकत से रवि के सर पे दे मारती है, लेकिन उस चोट से रवि को कुछ नहीं होता। यह देख अर्चना और प्रिया दोनों रवि से दूर हो जाती हैं और समझ जाती हैं ये छलावा है, और दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते दोनों जंगल से बाहर निकल आती हैं। अर्चना की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और अचानक ही उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और अर्चना कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो। वहां के डॉक्टर उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, देखो, तुम जंगल के रोड पे हमें बेहोश पड़ी मिली थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अर्चना अपने साथ हुआ सब कुछ बता देती है। यह सुन डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां का एक कंपाउंडर अर्चना से कहता है, मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो कितना डरावना रहा होगा। अच्छा है तुम वहां से बचकर आ गई। तभी अर्चना को याद आता है कि उसके साथ तो प्रिया भी थी। वो कहती है, मेरे साथ एक लड़की और थी, प्रिया। वो कहाँ है? ठीक है वो? नहीं, तुम वहां अकेली थी, तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना अस्पताल से अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो अस्पताल में लगा एक न्यूज़पेपर देखती है, जिसमें रवि और उसकी पत्नी प्रिया के मिसिंग होने की न्यूज़ थी, जो 5 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि रवि और प्रिया दोनों की आत्माओं ने अर्चना की जान बचाई है।